डार्क साइकोलॉजी सीरीज में मैंने 3 वीडियोस में जो डार्क पर्सनैलिटी होती हैं यानी कि नार्सिसिस्ट, साइकोपाथ, मैकियावेलियन एंड सैडिस्ट, इन चारों के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर मैं उन 3 वीडियो को एक साथ कंपाइल करके आपके सामने लाया हूँ। तो फिर इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस सीरीज से जुड़े हुए बाकी वीडियो डार्क साइकोलॉजी फुल कोर्स नाम की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और हाँ, अगर आपको प्रीमियम कंटेंट देखना है तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए। मोबाइल एप्लीकेशन की पूरी डिटेल और उसे कैसे ऑपरेट करना है इसकी पूरी जानकारी कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और मेरे व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगी। तो फिर वीडियो को एंजॉय कीजिए। ऑल द बेस्ट। लंबे समय तक जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने डार्क ह्यूमन ट्रेट्स को द डार्क ट्रायड नाम दिया था, क्योंकि इसमें मुख्यतया 3 तरीके के ट्रेट्स, बोले तो 3 तरीके के लक्षण शामिल थे, जिसमें से पहला था नार्सिसिज्म, दूसरा था मैकियावेलिनिज्म और तीसरा था साइकोपैथी। लेकिन हाल के सालों में एक और ट्रेट इस ग्रुप में शामिल किया जाने लगा है और वो है सैडिज्म। तो जो पहले हुआ करते थे द डार्क ट्रायड, अब वो हो चुके हैं 4 डार्क साइकोलॉजी ट्रेट्स। इनके बारे में आपका जानना इसलिए जरूरी है जिससे कि आप ऐसे खतरनाक लोगों की पहचान कर सकें और खुद को इनके हाथों की कठपुतली बनने से बचा सकें। बोले तो इनके द्वारा खुद को मैनिपुलेट किए जाने पर आप पहचान कर सकें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, ये सारे के सारे जो लक्षण होते हैं ना, एक स्पेक्ट्रम में पाए जाते हैं। कहने का मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि मिस्टर ए सैडिस्ट है जबकि मिस्टर बी सैडिस्ट नहीं है। हम सब के अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन कितने, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर किसी इंसान में ये जो लक्षण है कहीं ज्यादा पावरफुल हैं तो वो ही इंसान खतरनाक होता है और उसे ही नार्सिसिस्ट या सैडिस्ट बुलाते हैं। यानी कि आप मेरे अंदर और खुद के अंदर भी नार्सिसिस्ट के लक्षण देख सकते हैं, लेकिन चूंकि वो पावरफुल नहीं है इस वजह से आप नार्सिसिस्ट नहीं कहलाओगे। और दूसरी बात, यह भी जरूरी नहीं कि एक इंसान पर एक ही तरीके का लक्षण पावरफुल हो सकता है एक इंसान जो नार्सिसिस्ट है वो साथ में सैडिस्ट भी हो। तो अगर आप इन ट्रेट्स के बारे में नहीं समझेंगे तो आप ऐसे लोगों की पहचान नहीं कर पाएंगे, और जब आप इन लोगों की पहचान नहीं कर पाएंगे तो आप इनसे निपट भी नहीं पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आप हमें फॉलो कर लीजिए। नार्सिसिस्ट या नार्सिसिज्म ये शब्द आया है नार्सिसियस से। ये जो नार्सिसियस था ना, यह एक ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर था। बोले तो जो ग्रीक लोगों की लोक कथाएं हैं ना, वहां पर इसका नाम आता है। ये ना एक तरीके का हंटर था, शिकारी था। ये दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव और चार्मिंग था, जिसकी वजह से क्या होता था, लोग इसके प्यार में पड़ जाते थे। जो फीमेल होती थी वो इससे प्यार कर बैठती थी और बदले में इस इंसान ने सिर्फ सबको धोखा दिया, सबको इमोशनली टॉर्चर किया और मिसयूज किया। फिर एक दिन क्या होता है, जो बदले की देवी होती है, बोले तो गॉडेस ऑफ रिवेंज, उन्होंने इसको श्राप दे दिया। और फिर क्या होता है, एक दिन यह तालाब के किनारे बैठा होता है और तालाब में खुद की इसे परछाई दिखाई पड़ती है, और जैसे ही ये खुद की परछाई को देखता है ये खुद के प्यार में पड़ जाता है। फिर क्या होता है, वहीं खुद के प्यार में पड़े पड़े इसका जीवन खत्म। इन नार्सिसिस्टों के बारे में ये कहा जाता है कि ये लोग खुद को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि ये लोग खुद को पसंद नहीं करते। ये लोग क्या करते हैं, अपनी एक फेक इमेज गढ़ते हैं और उस इमेज से प्यार करते हैं। उस इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये दूसरों की भलाई करते हुए नजर आएंगे और उसी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। वैसे ऐसे लोगों की भलाई ना किसी काम की वैसे भी नहीं होती। तो अभी आप इतना समझ लो कि ये लोग खुद को प्यार नहीं करते, बल्कि खुद की एक झूठे इमेज, झूठे चरित्र को प्यार करते हैं। इन नार्सिसिस्टों में आपको 4 तरीके के लक्षण देखने को मिलेंगे। पहला होता है हाई लेवल ऑफ ग्रैंडियोसिटी, दूसरा होता है सुपीरियरिटी, तीसरा होता है डोमिनेंस और चौथा होता है इंटाइटलमेंट। ग्रैंडियोसिटी और सुपीरियरिटी की वजह से इन लोगों को ये लगता है कि ये लोग दूसरों से अलग हैं, उनसे सुपीरियर हैं और इनकी जो क्षमताएं हैं वो भी दूसरों से ज़्यादा हैं।
डोमिनेंस के लक्षण की वजह से क्या होता है कि ये लोग अपने आसपास के लोगों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। बोले तो अपने आसपास के लोगों को अपने इशारों पर नचाने का प्रयास करते हैं। इंटाइटलमेंट की वजह से क्या होता है कि इन लोगों को ये लगता है कि ये लोग बहुत खास हैं। किसी शादी में, किसी पार्टी में या किसी भी सोशल गैदरिंग में अगर ये लोग पहुंचते हैं तो इनको खास महत्व दिया जाना चाहिए। जैसे ही ये लोग पहुंचे, चारों तरफ से इनको लोग घेर लें। नार्सिसिस्ट नए नए रिश्ते बनाने में भी माहिर होते हैं। इससे लोगों को ये लगता है कि यह इंसान बहुत ही अच्छा और मिलनसार है, लेकिन सच्चाई इसके उलट होती है। ये लोग जो नए नए रिश्ते बनाते हैं ना, ये किसी मोटिवेशन के तहत बनाते हैं। यानी कि ये लोग रिश्ते नहीं, कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं। साथ ही एक बात और नजर आती है, वो ये कि इन नार्सिसिस्टों के आसपास सिर्फ वही लोग पाए जाते हैं जो इस इंसान से एग्री करते हैं। अगर कोई इंसान इससे एग्री नहीं करेगा तो ये नार्सिसिस्ट उसे मैनिपुलेट करके खुद से एग्री कराने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वो सामने वाले को खुद से एग्री कराने में असफल रहता है तो ये क्या करेगा कि उस इंसान को अपनी लाइफ से दूर कर देगा, और हो सकता है उस इंसान को ये जो नार्सिसिस्ट है बदनाम भी कर दे, सिर्फ बदला लेने के लिए, उसे सबक सिखाने के लिए। कहने का मतलब, जो नार्सिसिस्ट के आसपास लोग पाए जा रहे, अगर वो उस नार्सिसिस्ट से खुश हैं तो शायद वो लोग इसके चमचे हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी बहुत कमजोर है। तो ये मैंने कुछ बेसिक बातें बताई नार्सिसिस्ट के बारे में। वैसे इस नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी पर और भी कई वीडियोस आएंगे जिन पर मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा। मैकियावेलिनिज्म, इनके दो लक्षण होते हैं, डिसीटफुलनेस और मैनिपुलेशन। यानी कि ये लोग धोखेबाज होते हैं और मैनिपुलेटिव होते हैं। ये लोग सही और गलत में अंतर नहीं करते। अगर इनको फायदा हो रहा है तो वो काम सही है, भले ही उस काम से दूसरों को कितना भी नुकसान हो रहा हो। ऐसे लोगों के लिए लाइफ ना जीरो सम गेम होती है। यानी कि इन लोगों को ये लगता है कि इनको फायदा तभी होगा जब दूसरों को नुकसान होगा। तो क्या करते हैं, ये अपना फायदा बनाने के लिए किसी को कितना भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैकियावेलिज्म, यह वर्ड आया है एक इटालियन पॉलिटिकल फिलोसोफर जिसका नाम था निकोलो मैकियावेली। इन्होंने एक किताब लिखी है द प्रिंस। इसमें यह बताया गया है कि कैसे पॉलिटिकल लोग, बोले तो नेता लोग, आम जनता को मैनिपुलेट करते हैं और उन पर ताकत हासिल करते हैं। इस पॉलिटिकल फिलॉसफी को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर दूसरों को नुकसान पहुंचाने से आपके इंटरेस्ट फुलफिल हो रहे हो तो दूसरों को नुकसान पहुंचा दो। यह किताब सिखाती है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए आप चालाकी, धोखेबाजी और मैनिपुलेशन का सहारा ले सकते हैं। इस ट्रेड से जुड़े हुए लक्षण अगर किसी इंसान के अंदर है तो वो दूसरों से गहरा रिश्ता नहीं बना सकते। इनके द्वारा बनाए गए रिश्ते काफी उथले होते हैं, वो इसलिए क्योंकि हर जगह ये लोग अपना फायदा देखते हैं। जबकि रिश्तों में मजबूती तभी आती है जब आप कभी कभी रिश्तों के लिए सैक्रिफाइस भी कर सकते हो। एक खास बात, ये जो नार्सिसिस्ट, सैडिस्ट और साइकोपाथ होते हैं ना, ये लोग दूसरों के मजे लेने के लिए भी उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन जिनके अंदर मैकियावेलिनिज्म के लक्षण हावी होते हैं, यानी कि पावरफुल होते हैं, वो लोग दूसरों को नुकसान भी काफी रेशनल तरीके से पहुंचाते हैं। यानी कि वो देखेंगे कि अगर आपको नुकसान पहुंचाने से उन्हें फायदा हो रहा तभी वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। मजे लेने के लिए ये लोग कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते। ये लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को इमोशनली तोड़ भी सकते हैं, लेकिन एक सिचुएशन में ये लोग दूसरों की इमोशंस की परवाह भी करते हैं। जब इन्हें ये पता चल जाए कि अगर इन्होंने अपने फायदे के लिए आपको इमोशनल नुकसान पहुंचाया तो बदले में आप भी इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ये लोग ऐसा खेल खेलने से बचते हैं क्योंकि ये लोग काफी रेशनल होते हैं। मैकियावेलिनिज्म जो पर्सनालिटी होते हैं ना, उनके अंदर कोल्ड एम्पैथी पाई जाती है, हॉट नहीं। कोल्ड एम्पैथी में क्या होता है कि हम पता कर सकते हैं कि सामने वाला इंसान कितना परेशान है और टूटा हुआ है, लेकिन जो हॉट एम्पैथी होती है उसमें हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और सामने वाले की मदद करने की कोशिश करते हैं, उसको उस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं।
क्योंकि इनके अंदर कोल्ड एम्पैथी पाई जाती है, तो ये लोग पता तो कर लेते हैं कि सामने वाला इंसान कमज़ोर है, टूटा हुआ है, तो उसकी मदद करने के बजाय ये लोग उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आजकल के जो वाइट कलर क्राइम होते हैं ना, वो इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं और पॉलिटिक्स में ये लोग साफ साफ देखे जा सकते हैं। वैसे भी द प्रिंस पॉलिटिकल फिलॉसफी पर लिखी गई किताब है। चारों डार्क साइकोलॉजी ट्रेट्स में ये सबसे ज्यादा मेलवोलेंट होता है। कहने का मतलब ये है कि जिस इंसान में साइकोपैथी के लक्षण होते हैं वो सबसे ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। एक साइकोपैथ के अंदर जो एम्पैथी होती है वो ना के बराबर होती है। कहने का मतलब ये लोग दूसरों की बिल्कुल भी केयर नहीं करते। साथ में ये लोग इसलिए भी खतरनाक होते हैं क्योंकि इनके अंदर इम्पल्सिवनेस बहुत ही ज्यादा होती है। इम्पल्सिवनेस ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उस काम के परिणाम की चिंता इनको बिल्कुल भी नहीं होती। इसके साथ साथ ये लोग थ्रिल सीकिंग भी होते हैं और उस थ्रिल को फील करने के लिए ये दूसरों को कितना भी पेन दे सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर एम्पैथी नहीं होती। किसी साइकोपैथ को पहचान पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये दिखने में एक नॉर्मल इंसान जैसे ही होते हैं, लेकिन इनके अंदर ना ही सिंपैथी होती है और ना ही एम्पैथी। फिर भी चूंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, इस वजह से ये दुनिया को ऐसा दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये लोग भी दूसरों का दुख दर्द समझते हैं, साथ में दूसरों की केयर भी करते हैं। मतलब कि ये लोग एक्टिंग भी कर लेते हैं। वैसे अगर कोई इंसान मैनिपुलेटर है तो एक्टर तो होगा ही। जो मूवीज बनती हैं ना, वहां पर ये दिखाया जाता है कि जो सीरियल किलर होते हैं, सुपर विलेन होते हैं या फिर जो बॉम्बर होते हैं, वही साइकोपाथ होते हैं। तो एक बात और जान लो, जो साइकोपाथ होते हैं ना, वो हमारी तरह नॉर्मल इंसान होते हैं। इनको पहचान पाना आसान नहीं होता। इनकी जो सच्चाई होती है ना, वो किसी किसी के ही सामने आ पाती है, वो भी उनके सामने जो इनके ट्रैप में फंस चुके होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या किसी साइकोपैथ को ट्रीट किया जा सकता है, यानी कि क्या साइकोपैथी का इलाज संभव है? तो इसका उत्तर ये है कि अगर कोई इंसान एडल्ट हो चुका है तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता, यानी कि एडल्ट साइकोपैथी का कोई भी इलाज नहीं है। लेकिन अगर बचपन में ही पता चल जाए ना, तो इन साइकोपैथी के लक्षणों को ग्रो होने से रोका जा सकता है। उस बच्चे के अंदर सिंपैथी और एम्पैथी डेवलप करने की कोशिश की जा सकती है। अब मैं आपको साइकोपाथ और सोशियोपाथ में अंतर बता देता हूँ। जनरली क्या होता है कि इन दोनों शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये दोनों ही शब्द अलग अलग हैं। जो सोशियोपाथ होते हैं ना, वो एंटी सोशल होते हैं, यानी कि ये समाज की परंपराओं को तोड़ते हैं। इनको समाज की परंपराओं को तोड़ने में बहुत अच्छा फील होता है। और किसी परंपरा को तोड़ने से पहले ये लोग ये भी नहीं सोचते कि उन्होंने जिस परंपरा को तोड़ा वो सच में बुरी थी, या फिर उन्होंने किसी ऐसी परंपरा को तोड़ा है जो इंसानों के इंटरनल ग्रोथ में हेल्प कर रही थी। यानी कि ये लोग समाज की हर एक परंपरा से नफरत करते हैं। ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि जब ये सोशियोपाथ बच्चा होगा तो हो सकता है समाज की परंपराओं के आड़ में इसको बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया हो, मेंटल और इमोशनल टॉर्चर किया गया हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान जब बच्चा हो तो इसने देखा हो कि आसपास ऐसे लोग जिन्होंने परंपराओं को तोड़ा और किसी भी परंपरा को नहीं माना, आज वो इंसान काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं। इस वजह से भी हो सकता है कि वो बच्चा आज सोशियोपाथ बन गया। यानी कि सोशियोपाथ वही लोग बनते हैं जिनकी परवरिश के टाइम पर गड़बड़ियां हुई होती हैं। लेकिन जो साइकोपाथ होते हैं ना, वो जन्म से ही साइकोपाथ होते हैं। यानी कि एक साइकोपाथ पैदा ही साइकोपाथ होता है, लेकिन पैदा होने के बाद जहां इनकी परवरिश होती है ना, वहां डिसाइड होता है कि इस साइकोपाथ का फ्यूचर क्या होगा। अगर ये साइकोपाथ एक ऐसी फैमिली और सोसाइटी में जन्म लिया है जहां पर लोग बहुत ही अच्छे और केयरिंग हैं, इसको बचपन से बहुत ही ज्यादा प्यार मिला हो, तो इसके अंदर जो साइकोपैथी के लक्षण हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। यानी कि जब ये बड़ा होगा तो एक नॉर्मल इंसान के रूप में ग्रो करेगा। लेकिन अगर यही साइकोपाथ एक ऐसे परिवार और समाज में जन्मा है जहां पर हिंसा बहुत ही ज्यादा होती है,
वहाँ पर शारीरिक और मानसिक शोषण भी होता है, तो हो सकता है कि यह इंसान आगे चलकर बहुत ही खतरनाक साइकोपाथ बने, क्योंकि इस साइकोपाथ के लक्षणों को ग्रो करने के लिए जो माहौल चाहिए था वो इसे मिल चुका है। तो साइकोपाथ के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी है जिसे मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, तो आगे चलकर मैं उसे शेयर भी करूंगा, लेकिन डार्क साइकोलॉजी को समझने के लिए इतनी जानकारी काफी है जितनी मैंने इस वीडियो में दे दी। एक सैडिस्ट के चरित्र की मुख्य विशेषता होती है कालसनेस। बोले तो ये लोग थोड़ा बेरहम टाइप के होते हैं। इसके अलावा इनको दूसरों की फीलिंग से कोई खास लेना देना नहीं होता। ये थोड़ा इम्पल्सिव, बोले तो आवेगशील, साथ में मैनिपुलेटिव भी होते हैं। क्योंकि इनके अंदर जो इम्पल्सिवनेस होती है और जो मैनिपुलेटिव बिहेवियर होता है वो नॉर्मल लेवल का होता है। इसी वजह से ओरिजिनली जो डार्क साइकोलॉजी के ट्रेड्स थे वो 3 ही थे। कौन कौन से? नार्सिसिज्म, मैकियावेलिज्म और साइकोपैथी। लेकिन वर्तमान में सैडिज्म को भी डार्क साइकोलॉजी ट्रेड्स के अंतर्गत शामिल किया जाने लगा है। किसी सैडिस्ट को पहचानना मुश्किल नहीं होता। आप एक काम कीजिए, अपने चारों ओर नजर दौड़ाइए। उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्रुएल्टी को एंजॉय करते होंगे, वो शायद सैडिस्ट हैं। इसके अलावा आप नार्सिसिस्ट, मैकियावेलियन और साइकोपैथ के अंदर भी सैडिस्ट के लक्षण देख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो ना नार्सिसिस्ट होंगे, ना ही मैकियावेलियन पर्सनालिटी होंगे और ना ही साइकोपैथ होंगे, वो सिर्फ सैडिस्ट होते हैं। अब इनके बिहेवियर के बारे में बता देता हूँ। ये जो सैडिस्ट होते हैं ना, ये लोग दूसरों को पेन, बोले तो दर्द देने के लिए अंदर से मोटिवेटेड होते हैं। बोले तो इनके अंदर एक तरीके का इंटरनल मोटिवेशन पाया जाता है, भले ही सामने वाला इंसान बेकसूर हो। चूंकि इन सैडिस्टों को दूसरों को दर्द देने में मजा आता है, इस वजह से ये लोग बेकसूर इंसान को भी नहीं छोड़ते। साथ में अगर किसी सैडिस्ट को ये पता चल जाए कि अगर उसने सामने वाले इंसान को इमोशनल पेन दिया तो बदले में इसे भी पेन हो सकता है या फिर इसे भी इमोशनल पेन का सामना करना पड़ सकता है, फिर भी ये सैडिस्ट सामने वाले को इमोशनल पेन देने से पीछे नहीं हटेगा। कुल मिलाकर सैडिस्टों को ये जो क्रुएल्टी होती है, बोले तो निर्दयता होती है, यह आनंद देने वाली और एक्साइटिंग महसूस होती है। कुछ लोगों को यही निर्दयता सेक्सुअली स्टिमुलेटिंग भी महसूस होती है। वो आपने सेक्सुअल फैंटेसी सुनी है ना, BDSM सेक्सुअल फैंटेसी। यह सेक्सुअल फैंटेसी उन्हीं लोगों के अंदर हो सकती है जिनके अंदर सैडिज्म के लक्षण हो, भले ही बहुत ही सीमित मात्रा में हो। क्योंकि अगर आपके अंदर सैडिज्म के जरा से भी लक्षण नहीं है तो यह सेक्सुअल फैंटेसी आपके लिए नहीं है, यानी कि आप इस सेक्सुअल फैंटेसी को एंजॉय नहीं करने वाले। कोई सैडिस्ट अगर आपको दर्द दे रहा, तनाव दे रहा, तो अगर आपने उन्हें कन्फ्रंट नहीं किया, यानी कि उनका विरोध नहीं किया या फिर उनसे दूरी नहीं बनाई, तो इस सैडिस्ट को ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा और वो आपको लगातार दर्द और तनाव देता रहेगा। कुल मिलाकर इन सैडिस्टों का विरोध करना या फिर इनसे दूरी बनाना बहुत जरूरी है आपके लिए। और क्या क्या सैडिस्ट कर सकते हैं आपको बता देता हूँ। मान लो आपने अपने सीक्रेट्स किसी इंसान से बता दिए और वो इंसान कौन था? एक सैडिस्ट था। तो फिर क्या होगा? भले ही उस इंसान ने प्रॉमिस किया हो कि वो आपके सीक्रेट्स को किसी और को नहीं बताएगा, इसके बावजूद भी वो जानबूझकर आपके सीक्रेट्स को दूसरों को जरूर बता देगा। क्योंकि जब आपके सीक्रेट्स दूसरों को पता चल जाएंगे तो आप हो जाएंगे परेशान, और जब आप परेशान होंगे तो उस सैडिस्ट को क्या आने वाला है? मजा आने वाला है। जो मैकियावेलियन पर्सनालिटी होते हैं ना, वो दूसरों के रेपुटेशन इसलिए गिराते हैं जिससे कि वो आपसे आगे निकल सकें, जबकि एक सैडिस्ट जब यही काम करेगा तो वो इसलिए करेगा जिससे कि जब आपकी रेपुटेशन गिरेगी तो आप परेशान होंगे, और जब आप परेशान होंगे तो उसे मजा आएगा। ये सैडिस्ट आपको वर्क प्लेस में भी देखने को मिल जाएंगे। एक काम कीजिएगा, अपने ऑफिस में चारों तरफ नजर दौड़ाइएगा। वहां पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिना वजह दूसरों को तनाव देते नजर आएंगे। हो सकता है कोई काम बिना टेंशन और तनाव के पूरा किया जा सकता हो, लेकिन मान लो आपका बॉस सैडिस्ट है तो वो क्या करेगा? वो अपने एम्प्लॉयज को तनाव जरूर देगा, क्योंकि जब उसके एम्प्लॉय तनाव में होंगे तो उसे मजा आएगा। ये सैडिस्ट आपकी पर्सनल लाइफ और निजी रिश्तों में भी बेवजह तनाव पैदा कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर परेशान होंगे तो इन्हें मजा आने वाला है, और हो सकता है कि ये लोग बाहर से आपको सिंपैथी भी दिखाएं।
ये लोग आपका सामान भी चोरी कर सकते हैं। वो इस वजह से नहीं चोरी करेंगे कि उस सामान की उनको ज़रूरत थी, वो इस वजह से चोरी करेंगे क्योंकि उनको जब आप परेशान होंगे तो आनंद मिलेगा। साथ में जो इंटरनेट ट्रोलर्स होते हैं ना, ये भी सैडिस्ट होते हैं। ये लोग किसी बात का इस वजह से विरोध नहीं करते कि ये लोग उस पर भरोसा नहीं करते या फिर उन्हें गलत मानते हैं, बल्कि इस वजह से विरोध करते हैं कि जब वो आपका विरोध करेंगे तो आप परेशान होंगे, और जब आप परेशान होंगे तो उन्हें क्या आएगा? मजा। और हाँ, अगर आपने इन इंटरनेट ट्रोलर्स को जवाब देना शुरू कर दिया ना, तो इन्हें और एनर्जी मिलती है। तो इंटरनेट ट्रोलर्स को इग्नोर करना ही सबसे बेस्ट डिसीजन होता है। जो साइंटिस्ट होते हैं ना, इन्हें कुछ खास प्रोफेशन पसंद होते हैं, जैसे कि पुलिस, मिलिट्री या इसी तरीके के दूसरे प्रोफेशन, जहां पर दूसरों को कूटने और उन्हें दर्द देने का मौका मिलता है, और उनका ये काम कानून की नज़र में सही भी होता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। कई बार आपने देखा होगा कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था और पुलिस को ऑर्डर मिलता है कि उस प्रदर्शन को खत्म कर दिया जाए, और पुलिस वहां पहुंचती है और लाठियां बरसाना शुरू कर देती है। तो वहां पर आपको कुछ पुलिस वाले ऐसे मिल जाएंगे जो पूरी ताकत से लाठियां चला रहे होते हैं। इवन कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे पुलिस वाले को बीच में आना पड़ता है, जिससे कि वो उस इंसान को बचा सके जिसके ऊपर ये जो पुलिस वाला है पूरी ताकत से लाठियां बरसा रहा। क्योंकि जो पुलिस वाला उस इंसान को बचाने आया, वो बेसिकली अपना सिर्फ काम कर रहा था, उस प्रदर्शन को खत्म कर रहा था, जबकि जो पहले वाला पुलिस वाला था जो पूरी ताकत से लाठियां बरसा रहा था, वह एक शायद सैडिस्ट था। वैसे जनरली ये देखा जाता है कि पुलिस फोर्सेस में जो सैडिस्ट होते हैं उनका रेशियो कुछ ज़्यादा होता है उस समाज की तुलना में।